हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें। चलिए साथियों ये जो सीरीज है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16, 17 और 18। ठीक है। और इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है तो आप वहां से सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। तो चैप्टर 16 का नाम है खेल खेल में। इस जो चैप्टर में बात होगी वो खेलों को लेकर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको, इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि खेल खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके वहां इस खेल को किसी और नाम से जाना जाता है। जी, हर खेल को स्थानीय भाषा में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जानते हैं। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका ने उसको बताया, यानी कि ये जो बच्चियां हैं ये यहाँ पर खेल खेल रही थी, स्टापू खेल रही थी। तो इसकी जो फ्रेंड है, इसकी बहन जो है, इसने इसको बताया कि ये जो टिप्पी है, इसको क्या है कि सही तरीके से खानों में डालो और फिर क्या है कि छलांग लगाओ और यदि आपका पैर लाइन पर पड़ जाता है तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पै आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। तो इसमें क्या बात हो रही है कि जो स्थानीय खेल कौन-कौन से हैं? तो स्थानीय खेल स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा, पै और इनको खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ कौन-सी आई? तो ठिप्पी प्रयोग में आई। अब हर जगह पर स्थानीय भाषा में क्या है, अलग-अलग जगह पर इनको क्या है, अलग-अलग नाम से जानते हैं। तो हम बच्चों से कहेंगे, तो बच्चों से बच्चे बताएँ कि हमारे वहाँ इस नाम से जानते हैं और जिस चीज़ से इस खेल को खेलते हैं, जैसे किसी के यहाँ ठिप्पी बोल रहे हैं, तो किसी के यहाँ कुछ बोलते होंगे। तो इस चीज़ पर स्थानीय खेलों पर हम बच्चों से क्या करा सकते हैं, चर्चा करा सकते हैं। चलिए और इसमें क्या देखने को मिलेंगे? हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक और देखने को मिल रहा है कि एक टाँग से दौड़ना, छुपन-छुपाई, ऊँच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या-क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गाँव में आगे रहती थी। तो एक बच्ची जो है वो अपनी चाची से बातचीत कर रही है और उसकी चाची बता रही है कि जब बचपन में वो खेल खेलती थी, तो कौन-कौन से खेल खेलती थी। तो एक टाँग से दौड़ना, छुपन-छुपाई, ऊँच मांगी नीच, गिट्टे तो ये यहाँ पर स्थानीय खेलों के नाम दिए गए हैं। और यहीं पर जब बच्चों ने बात की तो वो बच्चे कह रहे थे कि जब चाची आप खेलती थीं, तो बचपन में चाचा ने भी तो कुछ खेल खेले होंगे। तो उन्होंने बताया कि पूछो मत तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारे दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पै, पिट्ठू और न जाने क्या-क्या खेलते रहते थे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन खेलों को केवल महिला ही खेल सकती हैं या पुरुष ही खेल सकते हैं, लड़के या लड़कियाँ दोनों ही इस खेल को खेल सकते हैं, ठीक है? चलिए और यहाँ पर देखिए अब इससे अंदाज़ा क्या लगाते हैं बच्चे ज़्यादातर कि जैसे चाची ने बताया कि ये जो खेल हैं, इनको केवल लड़कियाँ खेलेंगी और ये जो इसके चाचा जो खेल खेल रहे थे जैसे गिल्ली-डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे ये जो लड़के खेलेंगे। अभी देखिए इस चीज़ की बात भी इसमें आएगी नीचे, चर्चा करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र में ये 2 यहाँ पर शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि पाठ में आए खेलों के नाम बच्चों को लिखना है और ऐसे कौन से खेल हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, तो बच्चे उसके लिए ऐसा घर का निशान बनाएँगे और जो घर के बाहर खेले जाते हैं, उनके लिए बच्चे इस तरीके का पेड़ का निशान बनाएँगे और इसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों को ये सारणी को कंप्लीट करना है। तालिका को भरने में बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये जो टेबल दी है जैसे कि जो खेल हैं वो घर के अंदर कौन से खेले जाते हैं और घर के बाहर कौन से खेले जाते हैं। तो अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगा कि घर के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा कि घर के बाहर कौन से खेले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि दोनों खेल कैसे-कैसे, कौन-कौन से खेल हैं जो घर के अंदर और बाहर खेले जाते हैं। तो जब बच्चों को
एक दूसरे से बात करने के, मदद करने का जो मौका देंगे, तो इसमें क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे और इस सारणी को क्या है, बच्चे कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और तुम परिवार में किसके साथ क्या खेलते हो? तो बच्चों के लिए कह रहे हैं कि तुम परिवार में कौन-कौन सा खेल खेलते हो? तो परिवार के सदस्य का नाम लिखिए यहाँ पर और खेल का नाम लिखिए। ठीक है? जैसे शतरंज खेलते हो, तो शतरंज किसके साथ खेलते हो? पापा के साथ, तो यहाँ पर पापा लिखिए। यहाँ पर और कौन-कौन से परिवार के सदस्य के साथ कौन-सा खेल खेलते हो, उनको नोट डाउन करिए। चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने सानिया मिर्जा का नाम सुना है? वे भी गेंद से ही एक खेल खेलती हैं। पता करो और लिखो कौन सा। तो आपको पता होगा टेनिस स्टार कौन? सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की बात यहाँ पर हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि देखिए अभी नीचे चल के क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलने वाला है। हाँ, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं। तो आसपास के जो भी मशहूर खिलाड़ी रहे हो, यानी कि जहाँ भी बच्चे रह रहे हैं, बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित, उस जिले से संबंधित कोई ना कोई, किसी ना किसी खेल में तो कोई मशहूर खिलाड़ी होगा। तो इस चीज की बच्चे क्या करेंगे? जानकारी एकत्रित करेंगे, जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। तो बच्चे क्या है कि जब इसके बारे में पता करेंगे कि उनके क्षेत्र से या उनके जिले से कौन खिलाड़ी बड़े स्तर पर है, तो वो जब उसके बारे में जानकारी जुटाई उन्होंने, तो उन्हें खेलों के बारे में जागरूकता मिल रही है। मतलब खेलों के बारे में बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरी चीज़, जो खिलाड़ी हैं, इतने बड़े स्तर पर खेल रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के प्रति बच्चों के मन में क्या आएगा? सम्मान बढ़ेगा कि ये इतने स्तर पर खेल रहे हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है? और आगे चलकर मैं भी इसी प्रकार का खिलाड़ी बनूँगा, तो ये भावना भी बच्चों के अंदर आएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए नीचे सांप सीढ़ी दी हुई है, बॉल, शतरंज, पतंग और ये ताश का खेल, ये तमाम प्रकार के खेल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है? तो बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो जब बच्चों से हम खेल के बारे में चर्चा करें, तो बच्चों को इन समस्त प्रकार की चीज़ों के बारे में बताएँ कि कौन-कौन से खेल होते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में बच्चों ने सुना है, तो उन चीज़ों के बारे में बच्चे बताएँगे, पढ़ा है तो बच्चे बताएँगे। जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनके बारे में शिक्षक उन्हें जानकारी देंगे। ठीक है? तुम्हारे परिवार के लोग दिए गए चित्रों में से जो कुछ करते हैं, उनमें रंग भरो, खाली छोड़ी हुई जगह में कुछ और भी जो भी करते हैं, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए एक दिया गया है कि आपके परिवार में कौन सदस्य क्या-क्या कार्य करता है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही है, क्योंकि देखिए इसमें से पॉइंट हमें कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कक्षा 3 की बुक डिस्कस कर रहे हैं। किसी-किसी चैप्टर में हमें पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, तो हम उनको कवर करते हैं। ठीक है? चलिए अगला है चैप्टर 17, चिट्ठी आई है। देखिए अब इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है, 1-2 पॉइंट हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट कार्ड दिया हुआ है और ये जो पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड को एक लड़की है जो कि अपने दोस्त के लिए लिखती है कि अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। तो एक बच्ची ने क्या है कि अपने दोस्त के लिए, दिल्ली के लिए ये लेटर लिखा है। ठीक है? अब इस लेटर की मतलब इसमें प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से ये लेटर मतलब वहां तक पहुंचेगा। तो इसमें बच्ची जो है सबसे पहले इस लेटर को लिख रही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है? इस लेटर को लिखने के बाद वो क्या है कि यहाँ पर ये जो बने रहते हैं, यानी कि पोस्ट कार्ड डालने के लिए जो बॉक्स बने हैं वहां पर डाल के आती हैं। ठीक है? अब क्या आता है, पोस्टमैन आता है। तो पोस्टमैन क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उस पे क्या है कि ठप्पा लगाता है कि ये कहाँ जाएगी। अब किस जगह जाएगी, तो वहां के उस थैले में डालता है कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर से क्या है कि ये इकट्ठी कर ली जाती हैं कि मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी, ये ऊपर का ही प्रोसेस है। मतलब इस बच्ची ने यहाँ डाला तो यहाँ से इन्होंने इस वाले में से निकाल लिया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पहुँच गया, मतलब ये दिल्ली पहुँच गई। यहाँ पर चिट्ठी और रैक में लगा दी कि किस एरिया में जाएगी और वहां से क्या है कि उस घर के पोस्ट में मतलब बॉक्स में ये पोस्टमैन ने डाल दी और ये बच्चे ने यहाँ पर इस चिट्ठी को पढ़ लिया। मतलब एक प्रोसेस बताएगी कि अगर कोई चिट्ठी लिखी किसी बच्चे ने, तो वो किस माध्यम से कैसे कैसे होते हुए वहां तक पहुंचेगी। ठीक है? चलिए, एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। तो अब क्या करा रहे हैं कि इसी चिट्ठी जो लिखी गई है, जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स होता है, पत्र पेटी जो है, उसी तरीके की एक्टिविटी कक्षा में आप
करा रहे हैं और बच्चे क्या है एक दूसरे के लिए इस तरीके से चिट्ठियां यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फैक्ट की ओर। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा। अब बच्चे क्या है अपने दोस्त के लिए चिट्ठी लिख दी, उसने उसका नाम लिख दिया और जो बॉक्स तैयार करवाया आपने पत्र पेटी उसमें क्या है उसने डाल दिया तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर क्या है कि ये जब आप इस तरीके से बच्चों को चिट्ठी लिखवाओगे और ये जो चीज़ है तो बच्चों को प्रोत्साहित करेगी पत्र लेखन के लिए। ठीक है, तो पत्र लेखन की जो समझ है वो भी बच्चों में आएगी। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि असली चिट्ठी है तो असली चिट्ठी बच्चों को दिखानी है और इस तरीके से बच्चे चिट्ठी लिखेंगे तो बच्चों को एक एक्सपीरियंस हो रहा है चिट्ठी लिखने का और बच्चे उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया कि पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। तो यहाँ पर देखिए आप ये पॉइंट जो है लिंग भेद यानी कि जेंडर विषमता जिसे कहेंगे आप, लैंगिक विविधता। तो ये जो लिंग भेद है इसकी चर्चा बार-बार चैप्टरों में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि बच्चे इस चीज़ को माइंड में आपको सेट करना है बच्चों के माइंड में कि ऐसा नहीं है कि केवल किसी कार्य को लड़के ही कर पाएँगे या केवल लड़कियाँ ही कर पाएँगी। दोनों ही समान रूप से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में मैं वापस ले चलता हूँ आपको और यहाँ पर आप देखिए कि इस चित्र में यहाँ पर ये जो महिला है ये भी कार्य कर रही है और पुरुष भी कार्य कर रहे हैं। तो क्या है कि दोनों ही कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में केवल और केवल पुरुष ही कार्य करेंगे। जैसे कि अब टीचिंग की बात कर लें हम लोग यहाँ पर तो टीचिंग में जैसे महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। 50% महिलाएं होंगी भर्ती और 50% पुरुष भर्ती होंगे। धीरे-धीरे हर डिपार्टमेंट में इसी तरीके की चीजें लाई जा रही हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो जेंडर विषमता वाला है ना ये चैप्टर इसको मैं बाल विकास में भी डिस्कस कराऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड दिया गया है। पोस्ट कार्ड पर बच्चे से कह रहे हैं कि आप क्या है यहाँ पर अपना पता लिखिए और इस चिट्ठी को लिखिए। मतलब आगे जिसके लिए भेजना है वहां के लिए भेज दीजिए। अब देखिए एक पॉइंट हमें फिर मिला यहाँ से। पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो अब तो जैसे पोस्ट कार्ड से भेज दी जाती थी और मतलब चिट्ठियां पहुंच जाती थी और अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई उस माध्यम से भी पहुंच जाती हैं। लेकिन और पहले के समय में चिट्ठियां कैसे पहुंचाई जाती होंगी तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चे कहाँ जाएंगे बुजुर्गों के पास मतलब अपने दादा दादी के पास और उनसे पूछेंगे कि पुराने जमाने के बारे में मतलब आपके जमाने में किस तरीके से मतलब चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती थी तो बुजुर्ग लोग उन्हें इस चीज की जानकारी देंगे। तो पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। याद रखें क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये जो बच्चियां हैं ये आपस में बात कर रही हैं। जानती हो आपा आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफर के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को एक चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो मैं जा रही हूँ उन्हें फोन करने चलना है तो चलो। अब ये दोनों बच्चियां जो हैं वो फोन पर बात करने जाती हैं। तो जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें जैसे टेक्नोलॉजी विभिन्न व्यवसाय में जुड़े जेंडर भेद। अब कई कई जैसे व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल महिलाएं ही कार्य कर रही हैं। कई ऐसे चित्र हैं जहां पर केवल पुरुष कार्य कर रहे हैं तो हमें बच्चों को बताना है कि बेटा जैसे सिलाई का कार्य है केवल महिलाएं नहीं कर सकती पुरुष भी इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है? या कोई भी और अन्य कार्य क्षेत्र है जैसे कि बेटा खाना बनाने का कार्य केवल माँ का ही नहीं है या बहन का ही नहीं है, परिवार के पुरुष लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो दोनों में क्या है जो जेंडर भेद है उसको आपको इक्वली लेके आना है। मतलब ये भेदभाव बच्चों को मन में नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से समझाना है आपको। ठीक है? चलिए यहाँ पर और क्या-क्या है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अपने देखिए एक पॉइंट ये मिला, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। तो क्या है कि जब बच्चे मतलब अपने विचारों को बताएँगे कि मतलब ये चीज़ हमारी मतलब मन में जो आ रही है, उनके रचनात्मक जो भी विचार हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का उन्हें मौका दें। और दूसरा क्या है कि उनका जो स्थानीय परिवेश है, उसमें बच्चे संचार के माध्यम के लिए और कौन-कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते हैं। जैसे एक तो यहाँ पर पत्र की बात हो गई, तो पत्र भेजे जाते थे। अब क्या है कि वो बंद हो गए।
तो उसका स्थान किसने ले लिया? तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, या हम बता सकते हैं कि बेटा इसके लिए और टेक्नोलॉजी हो गई है, ईमेल भी आ गए हैं, फैक्स भी आ गए हैं। और संचार सेवाओं में किस तरीके से बदलाव आए हैं, इसके लिए भी हमें बच्चों को क्या है, प्रेरित करना है कि पहले दादा-दादी के समय पर इस तरीके के साधन हुआ करते थे और अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्तमान में संचार सेवाओं के ये साधन हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और हमारा अगला चैप्टर 18 ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है? तो इसमें जो है वो घरों की लेकर बात होगी और इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। अभी इसको हम कवर करेंगे तो आप देख भी पाएँगे। तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल-पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। तो एक बच्चा है वो बता रहा है कि उसके स्कूल में क्या है, टेंट लगाया गया है और ये जो कैंप है वो 7 दिनों तक कैंप चलने वाला है। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे कि असम, राजस्थान, दिल्ली और पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। हर जगह के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर जगह की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? अलग-अलग है। कहीं पर समतल जगह है, कहीं पर रेतीली जगह है और कहीं पर पहाड़ी जगह है। तो इसके लिए जो इस पाठ में उपयोग हुए हैं वो असम, राजस्थान, दिल्ली और पहाड़ी इलाकों का उपयोग हुआ है। और इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएँगे। और ये हर जगह की क्या है कि वातावरण जो है हर जगह का कैसा है, अलग-अलग है, हर जगह की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। जब इन चीज़ों को बच्चे समझेंगे कि अच्छा इस वजह से यहाँ पर मकान इस तरीके के बनाए जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर एक जो बच्चा है ये बता रहा है भूपेन। भूपेन क्या कह रहा है कि मैं असम के मोलन गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। तो असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एक तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो आपको बता देना है कि और दूसरा ये पूछ लेंगे कि बाँस से जो बनाए जाते हैं मतलब 10 से 12 फुट ऊँचे मकान बनाए जाते हैं, बाँस के खम्भों पे बनाए जाते हैं और लकड़ी के बने होते हैं। इस प्रकार के जो घर हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बच्ची बता रही है, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। देखिए ये अपने वहाँ की परिवेश की स्थितियाँ भी बता रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसे घर बन रहे हैं तो किस वजह से बन रहे हैं, ठीक है? मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है, तब धूप में बैठना क्या है, अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ के मकान कैसे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ज़्यादातर क्या है, लकड़ी के ही मकान यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए मिताली और अनुज ने बताया, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची-ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं? तो ये 2 बच्चे हैं जो दिल्ली से आए हैं और दिल्ली की बिल्डिंग को बता रहे हैं। सब बच्चे अपने-अपने यहाँ की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। इन मकानों को देखो और पता करो कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है दिल्ली के बारे में। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह क्या है, कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चा है काशीराम, ये बता रहा है, मैं राजस्थान के एक गांव से हूँ। मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मतलब मिट्टी के घर जो बनाए जाते हैं और वहाँ की दीवारें मोटी होती हैं
और मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं तो बता दोगे आप, राजस्थान में बनाए जाते हैं। ठीक है। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता है। बच्चों से हम चर्चा कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, वो फुटपाथ पे जो सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, तो इस बारे में मतलब उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज की भी हम बच्चों से बात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए सब लोगों ने चाय पी ली है और शाम को सब लोग डल झील घूमने गए। तो डल झील कहाँ पर है? कश्मीर में। वहां हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। तो ये बच्चे क्या है कि वहां पर घूमने जाते हैं और वहां पे हाउस बोट देखते हैं और शिकारे में क्या है ये बैठ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। झोपड़ी, बर्फ का घर। तो बर्फ के घर को क्या कहते हैं? बर्फ में जो घर बनाए जाते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। देखिए इस प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो है वो हाउस बोट है। यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये ये तंबू है। इस प्रकार के घर दिल्ली में देखने को मिले थे। ठीक है। चलिए। और तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है उनके नाम पर टिक लगाएं। तो बच्चों से हम बता सकते हैं कि मतलब जो घर है, घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है, तो उस चीज की भी चर्चा हम बच्चों से कर सकते हैं। मकान किन किन चीजों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीजों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है। तो बच्चों को बताएं कि मकान किन किन चीजों से तैयार होता है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही है। हमारे तीनों चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।